नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं आपके साथ सृष्टि जैन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन किया, जिसके बाद मोहन यादव ने कहा कि भोपाल में बड़े नगरों को जोड़ने के लिए इस सुविधा की शुरुआत की गई है। आज उसकी पहली उड़ान का लोकार्पण करते हुए यात्रियों को रवाना करने का कार्यक्रम किया गया। हमने एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी प्रारंभ कर दी है। भोपाल में आज हमारे अपने बड़े नगरों को जोड़ने के लिए खासकर दूरस्थ अंचल के अंदर सिंगरौली, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर ये एयर टैक्सी सुविधा जो शुरुआत कर रहा है, आज उसके पहले जहाज का लोकार्पण करते हुए यात्रियों को रवाना करने का हमने आज ये कार्यक्रम किया है। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर हमारे माननीय खजुराहो के सांसद और श्रीमान प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी और हम सभी मित्रों के साथ आज यहाँ पर्यटन मंत्री के इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एविएशन को लेकर, खास करके हवाई यातायात को लेकर के हमारी सरकार ने जो निर्णय किया है, एयरबेस की सुविधा हमने प्रारंभ कर दी है। आपके माध्यम से पूरे प्रदेश तक जानकारी दोबारा दोहराना चाहूँगा कि किसी भी जिले में किसी भी मरीज को अगर कोई कारण से बड़े हॉस्पिटल में पहुंचाना हो, कोई स्वास्थ्य की सेवाओं को लेकर के, तो कलेक्टर और डॉक्टर दोनों डिसाइड करेंगे। उस आधार पर उसकी जान भी बचाई जा सकती है, उसको उसके जीवन के लिए जो बेहतर हो सकता है वो करने के लिए प्रयास हम कर रहे हैं। लेकिन आज बड़ी सौगात इसलिए दी कि सामान्य यात्री भी किसी को कहीं आना जाना हो आवश्यक रूप से तो इस हवाई यातायात की बुकिंग करके वो उसका लाभ ले सकता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इन सौगातों की वजह से हमारे अभी तक के जो हवाई यातायात के अलावा केवल रेलवे और मार्ग से यातायात करते थे, सड़क मार्ग से, उसके अलावा तीसरा रास्ता खुला है। ऐसी अच्छी सौगात के लिए एक बार पूरे प्रदेश की जनता को बधाई और आप सबके माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य हो गया है जो तीनों प्रकार की सुविधा देकर के, हेलीकॉप्टर की सुविधा जिसके भरोसे से वो अपने धार्मिक पर्यटन के केंद्र को बढ़ाने जा रहा है, एयर टैक्सी के माध्यम से सामान्य नागरिकों को ये सुविधा मिले और तीसरी एयर एम्बुलेंस की सुविधा जो मरीजों से संबंधित है। और उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में इन संस्थानों के पास में जो एविएशन के कोर्स है वो प्रारंभ होकर के एक बड़े पैमाने पर रोजगार का, व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने का, आवागमन का ये सुगम संसाधन सबके लिए फलदायी होगा, शुभदायी होगा। मेरी मोदी सरकार की 3.0 टीम में मंत्री बनाए गए केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता कमलेश पासवान गुरुवार को मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा महाकाल मंदिर में पहुंचकर महाकाल के दर्शन किए और पूजा अर्चना करके आशीर्वाद प्राप्त किया। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि भाजपा जो कहती है वो करती है। ये कई बार प्रमाणित हुआ है। ओडिशा में इतिहास बना है कि वहां पहली बार भाजपा की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है। अब डबल की सरकार होगी और ओडिशा तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, ये बार बार प्रमाणित हुआ है और हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी के काम करने का तरीका, जो कहते हैं वो करते हैं, ये लगातार प्रमाणित हो रहा है। और उड़ीसा में तो इतिहास बना है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है। कल हम सब उड़ीसा सरकार के शपथ ग्रहण के साक्षी हुए, तो निश्चित रूप से कल उड़ीसा के लिए ऐतिहासिक दिन था। अब डबल इंजन की सरकार होगी और उड़ीसा तेज गति से आगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देवसाय नवा रायपुर में बन रहे विधानसभा के नवीन भवन निर्माण कार्य की समीक्षा करने पहुंचे। नवा रायपुर में विधानसभा भवन सहित विधायक विश्राम गृह और विधानसभा के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए आवास का कार्य हो रहा है।
एम्स रायपुर में बेमेतरा के रहने वाले 11 वर्षीय किडनी के गंभीर रोगी बच्चे का सफलतापूर्वक किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। आपको बता दें कि ये प्रदेश में किसी बच्चे का पहला कैडेवर किडनी ट्रांसप्लांट है। एम्स के 3 विभाग के चिकित्सकों के सघन प्रयास और ब्रेन डेड रोगी के परिजनों की उदारता के कारण ये संभव हुआ है। देखें हमारे ब्यूरो प्रमुख अखिलेश तिवारी की ये खास रिपोर्ट। आज एम्स में है और एम्स में किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर के बड़ी चर्चा हो रही है। खासतौर से डॉक्टर विनय राठौर जी के बारे में कई ऐसे अहम जो बातें हैं जो निकल करके सामने आती है, क्योंकि नम्रता और सौहार्द की जैसी बात आती है और किडनी ट्रांसप्लांट की बात आती है तो डॉक्टर विनय राठौर की ही बात होती है। एम्स में आज हैं विनय राठौर जी हमारे साथ में हैं। सर, एक किडनी ट्रांसप्लांट आप अभी हाल ही में किए हैं, कहाँ की बच्ची थी और ये जो बच्ची है कितना इनके ऊपर रिसर्च आप लोग किए हैं? क्योंकि लगातार होता है, अमूमन देखा जाता है कि जो किडनी ट्रांसप्लांट होता है वो सक्सेस नहीं हो पाता है, लेकिन आप लोगों एम्स में ऐसी किस तरीके से तकनीकी के माध्यम से किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं और उनकी जो रिसर्च है आप लोगों की किस तरीके से रहती है ताकि आसानी से आप लोग लगाते हैं? और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसे कि आपने कहा कि किडनी ट्रांसप्लांट अभी हमने एक 11 साल के बच्चे का किया है। ये छत्तीसगढ़ में पहला मामला है जहाँ पे कैडेवर के द्वारा या डिसीज डोनर के द्वारा डोनेट किया हुआ है किडनी को किसी बच्चे पे लगाया गया है। तो जो डिसीज डोनर था, जो अभी के हाल की न्यूज़पेपरों में आया था, वो रामकृष्ण हॉस्पिटल में एक पेशेंट था जिसकी ब्रेन डेड हो गई थी। वहाँ से हमें एक किडनी प्राप्त हुई थी जिसको सोटो ने हमें किसी बच्चे में इम्प्लांट करने के लिए जो प्रायोरिटी लिस्ट होती है उसमें सबसे पहला नंबर उसी का था, तो उसको अलाउ किया और हमने वो किडनी ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली किया। जहाँ तक आपकी बात है किडनी ट्रांसप्लांट में सक्सेस रेट का, तो एम्स में अभी तक 25 ट्रांसप्लांट हो चुके हैं और इसमें से लगभग सारे ही ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल रहे हैं। सारी किडनी अभी भी जो 25 पेशेंट को इम्प्लांट की गई हैं या ट्रांसप्लांट की गई हैं वो सारे के सारे अच्छे वर्किंग कर रहे हैं, एक्सेप्ट एक पेशेंट की जिसकी डेथ हुई है वो अन्य कारणों से डेथ हुई है, ना कि किडनी फेलियर की वजह से। उसको हार्ट का इशू था, हार्ट अटैक की वजह से वो एक्सपायर हुआ। उसके अलावा 24 पेशेंट जो हमारे हैं, 24 के 24 पेशेंट अभी भी जीवित हैं और उनकी किडनी बहुत अच्छे से फंक्शन कर रही है। तो मेरा दर्शकों से को यही रहेगा कि किडनी ट्रांसप्लांट में सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है। यदि पेशेंट का सही सिलेक्शन किया जाए और डोनर का सही सिलेक्शन किया जाए तो किडनी ट्रांसप्लांट किडनी फेलियर के पेशेंटों के लिए एक वरदान की तरह है। सर, एक अहम सवाल ये होता है कि बच्चे लोगों में अमूमन समझाना बहुत कठिन हो जाता है, उसको किस तरीके से कन्विंस करते हैं? जी, तो ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चों में एक तरीके से दवाइयों को प्रॉपरली दिलवाना और उनको ट्रांसप्लांट के लिए समझाना, ये बहुत एक अपने आप में एक चैलेंज होता है। तो ऐसे में माँ बाप का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। माँ बाप को हम काउंसिल करते हैं कि इनकी दवाइयों के ऊपर विशेष ध्यान रखा जाए। ये सामान्य बीमारियाँ नहीं है जहाँ पे आप एक डोज मिस कर देंगे तो भी कुछ नहीं होगा। यहाँ पे हर एक डोज इंपॉर्टेंट होता है। तो हम माँ बाप को बहुत अच्छे से समझाते हैं कि आपको कौन कौन सी दवाइयाँ कितने बजे देनी है, क्या क्या तकलीफ़ें हो सकती हैं जिसमें आपको आना है, और माँ बाप अमूमन वो समझ जाते हैं और जब भी जैसे जैसे हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको फॉलो करते हैं तो ये इससे ट्रांसप्लांट का आउटकम बहुत इंप्रूव होता है बच्चों में भी। सर, ये किडनी की जो बीमारी है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। खासतौर से छत्तीसगढ़ की बात की जाए या फिर पूरे भारत भर में आपके पास तरह तरह के लोग पहुंचते हैं। किस किस तरीके से सावधानी रखनी चाहिए ताकि जो किडनी है वो बची रहे, और अगर जो खराब भी हुआ है तो उसको ठीक करने के लिए क्या क्या सलाह आप लोग देते हैं? आपका बात बिल्कुल सही है कि आज के डेट में जो हमारी लाइफस्टाइल है उसकी वजह से काफ़ी हद तक किडनी की बीमारियां बढ़ रही हैं और ये ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में यह बात देखी जा रही है। और उसका सबसे प्रमुख कारण है जो हमारा खान पान है, डायबिटीज़ का प्रेवलेंस जो बढ़ता जा रहा है, ब्लड प्रेशर का जो प्रेवलेंस बढ़ता जा रहा है, और साथ ही अब जो हमारी जो आयु है, जो पेशेंटों की आयु है, जो सामान्य लोगों की आयु बढ़ते जा रही है, ये सब एक कुछ कारण है जिनकी वजह से किडनी की बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रही है। खास करके इसमें डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का बहुत बड़ा योगदान है। और नई बीमारियां जो देखने को मिल रही है वो भी ग्लोबल वार्मिंग या जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है उसकी वजह से भी किडनी को काफ़ी नुकसान होता है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से किडनी की बीमारी बढ़ते जा रही है। जहाँ तक रोकथाम का सवाल है, बिल्कुल सबसे पहला रोकथाम के ऊपर ही हमारा जोर होना चाहिए ताकि हमारी किडनी स्वस्थ रहे, वो बीमार ही ना हो। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम यदि हम डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, बीपी के पेशेंट हैं, तो इनको
कंट्रोल में रखें, बराबर डॉक्टरी सलाह लेते रहें। यदि हमें कोई दवाइयाँ लेनी है, खास करके जो दर्द निरोधक दवाइयाँ होती हैं, एंटीबायोटिक होती हैं, इसको बिना डॉक्टर के परमिशन के या बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ना लें, क्योंकि अमूमन सारी ही दर्द की दवाइयाँ और एंटीबायोटिक किडनी को नुकसान करने की क्षमता रखती हैं। इसके अलावा लाइफस्टाइल हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद होना, डेली फिजिकल एक्टिविटी कम से कम 30 मिनट की अच्छी खासी फिजिकल एक्टिविटी होना, ये बहुत ज़रूरी है। ये ना सिर्फ आपके हार्ट को बल्कि किडनी को भी बहुत स्ट्रांग रखती है। इसके अलावा विशेष रूप से जो हमें ध्यान देना होता है वो ये है कि कम से कम हम 8 से 10 ग्लास पानी पिएं, 2 से 3 लीटर तक का पानी अब तक इंटेक रखें। अपने को आपको डिहाइड्रेट, इस भीषण गर्मी में जो हमें पता भी नहीं चलता हम डिहाइड्रेट हो जाते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं और डिहाइड्रेट हो जाते हैं। तो अपने साथ एक बॉटल लेके चलें, कभी भी प्यास लगे तो पानी पिएं, उसको इग्नोर ना करें अपने प्यास को, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और नमक के सेवन को थोड़ा कम करें। तो इन सब चीज़ों से हम अपनी किडनी को अपना स्वस्थ रख सकते हैं। जहाँ तक यदि किडनी की बीमारी हो जाए तो आगे क्या करने का सवाल है, तो किडनी की बीमारी के लिए हमें टेस्ट कराने चाहिए, खास करके जो पेशेंट हाई रिस्क में है, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, या जिनको कोई अन्य बीमारी है जिसके लिए इलाज चल रहा है, जैसे गठियावात की बीमारी है। तो ऐसे मरीजों को साल में कम से कम एक बार क्रेटिनिन और पेशाब का टेस्ट कराना चाहिए। और यदि बीमारी जल्दी पकड़ में आ जाती है तो उसका इलाज आज के डेट पे संभव है, बहुत अच्छी मेडिसिन अवेलेबल है जिससे हम किडनी की बीमारी को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, बशर्ते कि किडनी की बीमारी हमें समय रहते पता चल जाए। बिल्कुल निश्चित तौर पे जो टीम है, एम्स की टीम है, वो लगभग कई ऐसे मायने में भी माना जाता है कि जो यहाँ रिसर्च के तौर पे या फिर यहाँ जो इलाज की अमूमन व्यवस्था की जाती है वो सार्थक तौर पे है। और लोगों को यहाँ एक बार, चाहे वो किडनी के मरीज हो, चाहे अन्य किसी बीमारी से ग्रसित हो, क्योंकि छत्तीसगढ़ से तो कम ही पूरे भारत देश से ही अलग अलग स्थानों से यहाँ आते हैं और अपना इलाज तो कराते ही हैं, साथ ही साथ जो डॉक्टर है उसकी सही सलाह लेकर के कई ऐसे जो गंभीर बीमारी है उससे भी निजात मिलते जाता है। कैमरा पर्सन दीपेश के साथ अखिलेश तिवारी, ANB न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। मोहला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आदिवासी परिवार से जमीन हड़पने के मामले पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है, जिसके बाद आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। इस मामले में संबंधी पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता करके अपनी जानकारी साझा की और क्या कहा सुनाते हैं आपको। धोबेगंड केस में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें संजय मिश्रा, रेवंत देवांगन एवं महिला ओमकली शामिल है। तो सब 6 एकड़ जमीन में हुई काफी 4 एकड़ में। जो किसान से इन्होंने सौदा किया था वो 2.5 एकड़ का किया था, लेकिन लिखा पढ़ी इन्होंने जो है 6.5 एकड़ की कराई, जिसमें जो है 420 कर उसका लगभग 4 एकड़ की जमीन जो है फर्जी तरीके से लिखा ली, जिसमें कार्रवाई की गई है। किन धाराओं में लगे कार्रवाई? इनके ऊपर जो है अपराध क्रमांक जो 81/2024 का, उसमें धारा 420, 467, 68, 71, 72 एवं IPC की धारा 34, 31, 4, 32 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियम जो 1989 है, उसके खिलाफ जो है जो संजय मिश्रा है, रेवंत देवांगन, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। क्योंकि महिला किरदार है वो चूंकि अनुसूचित जनजाति से आती है, उसके खिलाफ जो है SC/ST एक्ट नहीं लगा। अभी कुछ दिन पहले कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा बस पर हमला कर निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई थी, जिससे पूरे देश में गुस्से का माहौल है। इसी क्रम में आज नागदा थाने पर बजरंग दल और सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की गई। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर विगत 9 तारीख को जो जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी के जो तीर्थयात्री गए हुए थे, उनकी बस पे पाकिस्तान पोषित इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा जो हमला किया गया, जिसमें लगभग 10 से ज़्यादा लोगों हिंदू तीर्थयात्रियों की जो हत्या, निर्मम हत्या की गई, उसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई बजरंग दल द्वारा पूरे देश भर में आज जिला केंद्रों पर प्रदर्शन किया गया है और महामहिम राष्ट्रपति के नाम पे एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। विश्व हिंदू परिषद ये मांग करती है कि जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर में निर्दोष और
जो जिन लोगों को जो दर्शन करने के लिए दर्शनार्थी गए हुए थे उनके ऊपर छिपकर घात लगाकर जो हमला करा है वो कायराना हमला है। ये हमला पाकिस्तान पोषित आतंकवादी द्वारा किया गया है। हम भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि ऐसे आतंकवादियों को चिन्हित करके इनके जो आलमगार है जिन्होंने उनको वहाँ छुपने की जगह दी, जो इतने दिन वो कहाँ रहे, कैसे रहे, क्या प्लानिंग करी उन्होंने, उन सब तथ्यों की जांच करे। उनके जो जिन लोगों ने उनको संरक्षण दिया है वहाँ पे उनको लेकर भी और उन आतंकवादियों का भी सभी का इनकाउंटर किया जाए और भविष्य में वैष्णो देवी या जितने जो धार्मिक स्थल हमारे हैं जम्मू कश्मीर में उन पर ऐसा कोई हमला नहीं हो, ऐसा सरकार सुनिश्चित करे और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा का सरकार जिम्मा ले। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और संपूर्ण हिंदू समाज ने पूरे देश भर में आज नागदा में भी विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पे समस्त व्यापारी संगठन, समस्त राजनीतिक संगठन और समस्त हिंदू समाज एकत्रित होकर आज थाने पर आया और थाने पे महामहिम राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन दिया है। हम सभी ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उन आतंकवादियों को पता लगाया जाए और उनको सीधे उनका इनकाउंटर किया जाए। जय श्री राम। जय श्री राम। जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकवादी हमले का लगातार विरोध किया जा रहा है। जगदलपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने घटना का विरोध करते हुए आतंकवाद का पुतला जलाते हुए जमकर नारेबाजी की। अनिल अग्रवाल, विभाग सेवा प्रमुख, मध्य बस्तर, विश्व हिंदू परिषद। जो वैष्णो देवी यात्रा में ये नपुंसकों द्वारा धोखे से जो किए हैं और हमारे सनातनी भाइयों को, छोटे छोटे बच्चों को भी धोखे से बेरहमी से मारे हैं, उसका बदला हम चाहते हैं। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से यही मांग करते हैं कि एक सर्जिकल स्ट्राइक करके तो हमारा ताकत दिखा दिए हो, हर दिन ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक करो और ये कीड़े मकोड़ों को साफ करो, हमको जीने दो। हमारा पुराना नारा था जियो और जीने दो, नहीं, आज से हमारा नारा रहेगा कचरा साफ करो, हमको आराम से चैन से जीने दो। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान शहीद सीआरपीएफ जवान कबीर दास उइके का पार्थिव शरीर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा स्थित उनके आवास पर लाया गया। इस दौरान कबीर की मां का रो रो कर बुरा हाल है। जिसने भी ये मंजर देखा वो भावुक हो गया। कबीर दास कठुआ में आतंकी हमले में गोलीबारी के दौरान घायल हो गए थे। इसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मंगलवार को नहीं, वो मेरे से बात की है। हम ये क्या कर रहे, 2 बजे की बात है जब से बात। आपको कैसा लग रहा है उनकी खबर सुनने के बाद? जी बहुत उसके भरोसे पे मेरी इतनी काम चल रही थी जी, कुछ नहीं, बीमार रह रही। मम्मी बोले मेरे को इधर ला के कर दिया, अकेले चले गए उधर, क्या करूँ। आखिरी बार वो जा रहे थे जब क्या कैसे गए? नहीं, कुछ नहीं। नगरनार स्थित एनएमडीसी स्टील प्लांट प्रबंधन के खिलाफ स्थानीय भू प्रभावितों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 6 दिनों से प्लांट के समक्ष भू प्रभावित 8 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। बुधवार को भू प्रभावितों ने जय झाड़ेश्वर भू प्रभावित समिति के बैनर तले एनएमडीसी स्टील प्लांट का घेराव किया। एनएमडीसी स्टील प्लांट की ओर से पहुंचे अधिकारियों ने भू प्रभावित मनाने की भरसक कोशिश की, लेकिन भू प्रभावित अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। हड़ताल जारी रहेगा क्या? हाँ, अपेक्षा बहुत अच्छा था, लेकिन जैसा बैठक में हुआ था कल जिला प्रशासन, मैनेजमेंट और हमारे बीच में, वैसा जो यहाँ पर निष्कर्षान आता वो नहीं आया। और हम लोग थोड़ा सा दुखी भी हैं अभी, और इस लड़ाई को हम लोग अभी कमेटी में फिर फैसला करेंगे और आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। प्रमुख मांगे क्या है? प्रमुख मांगे हमारे लगभग सभी प्रमुख मांगे हैं। जो 8 बिंदु था उसमें प्रमुख बोलने से जैसा परिवहन का बात था, और उसमें हमारा मांग था कि भाई जो परिवहन, हम लोकल लोग हैं, अभी फिलहाल कुछ ही गाड़ियां हैं हमारे पास, यदि और का ऑर्डर हमको परिवहन का मिल जाता तो गाड़ी का मतलब रिक्वायरमेंट है हम लोग का, और बहुत सारे जगह हमने मतलब बात रख लिया है। और का ऑर्डर के बिना हम लोग गाड़ी कैसे लाएंगे? उसमें बहुत सारा प्रोसेस भी है
कि और काटो के बिना गाड़ी भी नहीं आएगा ना उधर। अभी जो प्रबंधन आपके बीच में बात कर रहा था उससे सहमत है? नहीं, हम लोग प्रबंधन का बहुत सारा मतलब गोल गोल करके यहाँ लिखा पढ़ी करके लाए थे और इसमें किसी का सिग्नेचर भी नहीं है। हम लोग नहीं मानते उस बात को। अभी आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी रहेगा। उस संदर्भ में हमने कलेक्टर साहब की मध्यस्थी में कल जो बात की थी, जो हमारा पक्ष था हमने उनके सामने रखा है और हम पूरी आशा करते हैं कि उस पक्ष को माना जाएगा और जल्दी से इसका निवारण होके यहाँ पे स्थिति नॉर्मल होके हम समृद्धि की ओर बढ़ेंगे। अंबागढ़ चौकी शहर में स्थित गोंदा नाला बांग सरोवर के नहर नाले के मरम्मत की मांग लंबे समय से किसानों के द्वारा की जा रही थी, जिसे लेकर सिंचाई विभाग द्वारा टेंडर प्रक्रिया पूरी किए जाने के बाद इसकी शुरुआत की जा चुकी है। गोंदा नाला निर्माण का कार्य चल रहा है, वहाँ पर जो है ये शिकायत आ रही है कि किसानों की जो जमीन है उसको लेकर के तो ठेकेदार जो है मापदंडों का ध्यान रखते हैं, लेकिन और जो अन्य लोग हैं जो अतिक्रमण में बसे हुए हैं उस पर मेहरबानी करते हुए ऐसी शिकायतें आ रही है। उस संबंध में देखिए क्या है, अभी प्रथम दृष्टया हमारा जो काम चल रहा है इसमें हम लोग जो अतिक्रमण क्षेत्र में नहीं है उनका हम लोग काम कर रहे हैं, और जो हमारी गोंदा नाला में लगभग 32 से 36 किसान हैं जिनका जमीन मतलब अतिक्रमण किए हुए हैं, उन लोगों के लिए हम लोग एसडीएम कार्यालय को सूची दे दिए हैं। एसडीएम साहब से अनुरोध किए हैं कि इन अतिक्रमणकारियों को हटाया जाए ताकि हमारा काम जो है प्रगति में आए और हम काम को समय अवधि में कर पाए। और हाँ, क्या समय अभी वर्तमान में कार्य करने के लिए 8 माह का समय अवधि निर्धारित किया गया है, और हम लोग अभी क्या है कि अतिक्रमण के कारण थोड़ा हम लोग काम डिले हो रहा है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि इन अतिक्रमणकारियों को, जैसे आप बता रहे हैं कि किसानों के साथ और इन लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जितने भी अतिक्रमणकारी हैं सबको हटाया जाएगा और हमारे जो मापदंड के अनुसार उसको काम करवाया जाएगा।